हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लर्न लिटरेचर विद बिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिलिप सिडनी। इस क्लास में हम उनकी बायोग्राफी और उनके सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फिलिप सिडनी का बर्थ हुआ था 1554 में और इनकी डेथ हुई थी 1586 में। He was born in Kent on November 30 in the year 1554 into an aristocratic family. एक बहुत ही मशहूर किंग फिलिप टू जिनका नाम था वो इनके गॉडफादर रहे थे। इनके दो फादर सर हेनरी सिडनी खुद भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान थे एंड ही वाज द लॉर्ड डेप्यूटी ऑफ आयरलैंड अंडर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। Sidney received his basic schooling from Shrewsbury Grammar School और वहाँ पे इन्होंने रिसीव की ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन और साथ ही साथ लेटिन क्लासिक्स भी इन्होंने यहाँ पे पढ़ी थी। इनके बहुत ही करीबी दोस्त और फ्यूचर बायोग्राफर का नाम था फॉल्की ग्रेवल। Sidney studied at Oxford University, but one interesting fact about him is that he left Oxford without taking a degree. In 1572, Sidney traveled to many countries, Germany, France, and other European countries to learn multiple languages. इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ में भी ये गए और वहाँ ये काफ़ी सारे लोगों से मिले, जैसे कि किंग्स, क्वींस, फिलोसोफर्स, पोइट्स एंड थियोलॉजियंस से भी यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी। सिडनी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इंग्लैंड में और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि बहुत सारे वर्क्स इनको डेडिकेट किए जाते थे उस टाइम पे। इनके बारे में इनके फ्रेंड फुल्की ग्रेवल ने कहा था कि सिडनी वाज सो फेमस दैट वेयर सो एवर ही वेंट ही वाज लाउड एंड ओबेड। एडमंड स्पेंसर, जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उन्होंने भी अपना फेमस वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था। स्पेंसर ने एक वर्क जिसका नाम एस्ट्रोफिल है वो भी फिलिप सिडनी को ही डेडिकेट किया था। ये एस्ट्रोफिल जो है ये बेसिकली एक पेस्टोरल एलिजी है जहाँ पे वो मोन कर रहे हैं द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। सिडनी एक एलिजाबेथन कोटियर थे और इनका जो रिलेशन है क्वीन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता था। कभी कभी ये इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती थी इनके वर्क्स और आइडियोलॉजी के लिए, और कभी कभी जो इनके व्यूज़ हैं वो क्वीन को पसंद नहीं आते थे और उनके रेपरकशंस इनको फेस करने पड़ते थे। कहा जाता है जब वो सोच रही थी कि वो ड्यूक ऑफ एंजो से शादी करेंगी, उसी दौरान सिडनी ने क्वीन एलिजाबेथ को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनको एडवाइस किया कि उन्हें ड्यूक ऑफ एंजो से शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्वीन नहीं करनी चाहिए उनसे शादी। क्वीन को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो फिलिप सिडनी को कहती हैं कि ही शुड लीव द कोर्ट। एज अ रिजल्ट सिडनी जो है वो ही लीव्स द कोर्ट एंड ही स्टेज विद हिज सिस्टर मैरी हर्बर्ट हु वाज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। वहाँ पे जो है फिलिप सिडनी ये कुछ टाइम रहते हैं और उसके बाद 1585 में ये वापस एलिजाबेथ के कोर्ट में आते हैं। एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जिस वक्त पे अपनी बहन के पास रहने गए थे उसी दौरान इन्होंने अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क आर्केडिया भी लिखा था। सिडनी की डेथ होती है एट द एज ऑफ 31 इन 1586। ये तो होगी फ्रेंड्स उनकी पर्सनल लाइफ। अब चलते हैं उनकी वर्क्स की ओर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सिडनी के वर्क्स को लेकर कि उनका कोई भी वर्क उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि ये सारे वर्क्स पोस्टमसली यानी कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश कराए गए थे। 1598 में अ फोलियो ऑफिस वर्क अपीयर्ड। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क जो उन्होंने लिखा था उसका नाम था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो कि पहली बार पब्लिश 1591 में हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि ये 1582 के करीब लिखा गया था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस सोनेट सीक्वेंसेस है सिडनी की, जिसमें जो जो नाम है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जहाँ एस्टर का मतलब है स्टार एंड फिल का मतलब है लवर।
इस वर्क में 108 सॉनेट्स है और 11 सॉन्ग्स है दैट आर एड्रेस टू पेनेलोप डेवरिक्स, जो कि लेडी लव थी फिलिप सिडनी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई और लेटर ऑन ये जो पेनेलोप है इनकी शादी लॉर्ड रिच नाम के बंदे से हुई थी। और इस वर्क में हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो पोइट है वो अपना रिमॉर्स या फिर अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो शो कर रहे हैं क्योंकि उनकी शादी उनकी बिलावड से नहीं हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है इस वर्क का कि थॉमस नैश जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे उन्होंने इस वर्क का प्रीफेस लिखा था। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला को अगर इंडिविजुअली मीनिंग देखें जैसे कि हमने ऊपर भी देखा दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एस्ट्रोफिल का मतलब है द स्टार लवर एंड स्टेला इज हिज स्टार। In this work, general conventions of Elizabethan love poetry have been followed by the poet. In this work, Sidney nativized the key features of his Italian model Petrarch. Nativize का मतलब है to make something native or to modify it to fit the local customs, culture और environment. सिडनी ने यहाँ पे पेट्रार्कन राइम स्कीम यूज़ की है इस वर्क में। इस वर्क में सिडनी अपना होपलेस लव बयान कर रहा है स्टेला के लिए। देयर इज़ अ यूज़ ऑफ पेट्रार्कन कंसीट्स। कंसीट का मतलब है जब हम किसी दो अनसिमिलर चीज़ को या डिसिमिलर चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो इस वर्क में पेट्रार्कन कंसीट्स का बखूबी यूज़ हुआ है विद कंसिडरेबल इंडिविजुअलिटी ऑफ फीलिंग एंड एक्सप्रेशंस। Astrophil and Stella is a work dealing with Astrophil's attempt to fight against his own frustration and anger caused by unrequited love. Unrequited का love का मतलब है एक love story जो unaccomplished रही, जिसमें जो पेनेलोप है उसने रिटर्न नहीं किया वो सेम अफेक्शंस और सेम प्यार जो एस्ट्रोफिल उसके लिए शो कर रहे थे। चलिए ये तो हो गया इनका ये वर्क। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट वर्क की ओर जो कि है आर्केडिया। आर्केडिया लिखा गया था 1580 में और ये वर्क इन्होंने अपनी सिस्टर मैरी हर्बर्ट द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक के लिए लिखा था। इसका कंप्लीट टाइटल द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। इस वर्क का जो टाइटल है और सेटिंग है वो ली गई है एक 16th सेंचुरी इटालियन पोइट जेकोपो सेनेज़रोस आर्केडिया से। इट्स अ पेस्टोरल प्रोज रोमांस इन्फ्यूज्ड विद पोम्स and it's a complicated tale of adventures in love and war, and it's a tragicomedy in 5 acts. Moving on to his next work. The next and most important work of Philip Sidney is an apology for poetry जो कि उन्होंने 1595 में पब्लिश कराई थी और लिखी इन्होंने बेसिकली 1580 में, क्योंकि 1586 में फिर इनकी डेथ हुई थी। तो और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनके सारे वर्क्स इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, तो 1595 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था। इस वर्क के बेसिकली दो एडिशंस थे, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री और डिफेंस ऑफ पोइजी भी जिसको कहा जाता है। इट बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फ्रेंड्स, कहा जाता है स्टीफन गोसो नाम के एक शख्स ने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ अब्यूज़, जहाँ पे इन्होंने मॉक किया था जो पोइट्री है उस जॉनर को, और इन्हें कहा था पोइट्री एकदम बेकार चीज़ है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये वर्क इन्होंने 1579 में लिखा था और डेडिकेट किया था फिलिप सिडनी को। अब क्योंकि फिलिप सिडनी को ये वर्क डेडिकेट किया गया था, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो आंसर करे स्टीफन गोसन के इस वर्क को, तो उन्होंने इन रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसन्स वर्क अपना ये वर्क लिखा, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। हाउएवर हम इस वर्क में देखते हैं कि सिडनी ने सिर्फ उन्हीं एलिगेशंस को एड्रेस नहीं किया है बल्कि वो सारे जनरल ऑब्जेक्शंस को एड्रेस किया है जो प्लेटो के वक्त से लेकर स्टीफन गोसन के वक्त तक जो भी इल्ज़ाम पोइट्री को लेकर लगाए गए थे उन सब को इन्होंने एड्रेस किया है। सिडनी कहते हैं देयर हैव बीन 3 जनरल काइंड्स ऑफ पोइट्री, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड इमेजिनेटिव। दिस वर्क कंटेन्स 7 parts. The first part is exordium or introduction, wherein the poet announces the topic to gain attention of general public or the readers.
सेकंड पार्ट है नरेशन, जहाँ पे जो पोइट है वो अपने फैक्ट्स, जो उनके केस को लेकर जितने भी फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे बयान कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि पोइट का मेन एम जो है इट इज़ टू टीच एंड डिलाइट। थर्ड पार्ट है प्रोस्पोस्टियो, जहाँ पे पोइट अपने थीसिस और आर्ग्यूमेंट्स को रखते हैं। फोर्थ पार्ट है कन्फर्मेशन, जहाँ पे evidence that supports the thesis are put forward। और सिडनी ये भी कहते हैं कि जो पोइट्री है वो बाकी सब डिसिप्लिन से बेहतरीन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, पोइट्री जो है इन सब चीज़ों से बेहतर है। Fifth part is refutation, where he proves all the charges against poetry wrong. Sixth part is digression, where Sidney deals with the state of poetry in England in his own time. उसके बाद आता है सबसे आखिरी part, that is the conclusion part, wherein Sidney concludes with an appeal to poets to write with decorum। यानी यहाँ पे वो poets को कहते हैं कि मेहरबानी करके आप अच्छी poetry लिखें, poetry that is devoid of सेंशुअलिटी और ल्यूड लैंग्वेज, और जो भी आप लिखते हैं वो अच्छा लिखें, प्योरिटी के साथ लिखें और डेकोरम के साथ लिखें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वर्क को लेकर ये भी हैं कि पोइट्री जो सिडनी है वो इस वर्क में वो सारे एलिगेशंस जो पोइट्री पे लगाए गए थे उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एड्रेस कर रहे थे। जैसे कि कुछ चार्जेस ये थे कि जो पोइट्स हैं वो झूठे हैं, जो तो उसको लेकर वो ये कहते हैं कि पोइट्स जो हैं वो कभी भी कोई चीज़ को अफर्म नहीं करते हैं, तो वो लीस्ट लायर्स हैं, क्योंकि जब भी वो पोइट्री लिखते हैं वो सिर्फ अपने थॉट्स को बयान करते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं अपनी पोइट्री में, बल्कि कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने जो भी कहा है वो सच है। तो इस हिसाब से जो चार्ज लगाया गया है पोइट्स पे कि वो झूठे हैं वो बिल्कुल गलत है। Sidney says that the tragedy is not bound to history or the narrative but to the laws of poesy। सिडनी यहाँ पे ये भी कहते हैं दैट पोइट्री शुड नॉट बी अलाइंड विद यूथ, एफेमिनेट एंड नर्वसनेस, बल्कि जो पोइट्री है वो एक कंपेनियन ऑफ कैंप्स है। वो कहते हैं कि पोइट्री को ये नहीं समझना चाहिए कि उन लोगों के लिए बनाई गई है या लिखी गई है जो वीक हैं, टिमिड हैं, या फिर एफेमिनेट है यानी कि थोड़ा फेमिनिन टाइप के जो है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है लोगों में कि मतलब जो नर्वस होते हैं, टिमिड लोग होते हैं, कमज़ोरों के लिए पोइट्री नहीं लिखी गई है, बल्कि ये उन लोगों के लिए लिखी गई है हु आर द कंपेनियन ऑफ कैंप्स, यानी कि सोल्जर्स। सिडनी ये भी कहते हैं कि पोइट्स आर द सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि फिलिप सिडनी खुद भी एक पोइट भी रहे थे और सोल्जर भी रहे थे, तो उनके हिसाब से जो पोइट्स हैं वो बेसिकली सोल्जर्स थे। इस वर्क के आखिर में सिडनी कहते हैं कि जो चार्ज लगाया गया है पोइट्री को लेकर कि वो अब्यूज़ करती है मैन को, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि पोइट्री जो है वो अब्यूज़ नहीं करती है मैन को, बल्कि जो इंसान अपने आप जो है वो पोइट्री को अब्यूज़ करता है विद देयर सिंफुलनेस एंड लास्टफुल लव। ही सेज दैट कि प्लेटो जो है उन्होंने सिर्फ उन पोइट्स को बैनिश किया था जो गंदी पोइट्री लिख रहे थे, जो ख़राब पोइट्री लिख रहे थे, बल्कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि उन्होंने सारे पोइट्स को कहा था बैनिश करने को। तो वो और एंड पे वो ये कहते हैं कि बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने पोइट्री को क्लियरली एक्सप्लिसिटली एडमायर किया है, जैसे कि एरिस्टोटल हो, प्लूटार्क हो या फिर Alexander Ho। So that was all from my side. Thank you so much for listening.